हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश कश्यप और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड। आज हम बात करेंगे जॉन वेन गेसी जूनियर, जो एक खूनी क्लाउन था। जॉन वेन गेसी एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन था। उसके साथ रहने वाले सभी लोगों को वो काफ़ी अच्छा लगता, पर शायद ही कोई जान पाता कि ये साधारण सा लगने वाला इंसान एक जोकर की तरह कपड़े पहन के नाबालिग लड़कों का खून करता है। शिकागो पुलिस को उसके बेसमेंट में 27 शव मिले थे। उनको पता था कि उसने करीब 33 लड़कों को मारा है और भी कई शव मिलने की आशंका थी जो कभी नहीं मिले थे। ये एक नेशनल हेडलाइन बन गई थी। खूनी जोकर भी हकीकत में हो सकता है, इस विचार से ही लोग डरने लगे थे। उनको यकीन हो गया था कि अब वो किसी भी सर्कस परफॉर्मर पर विश्वास नहीं रख सकते थे। जॉन वेन गेसी की इस कहानी से कई लेखक इंस्पायर हुए। उन्होंने खुद के खूनी जोकर के किरदार बनाए थे, जिनमें से एक स्टीफन किंग का पेनीवाइज नाम का एक किरदार काफ़ी फेमस हुआ। आखिर कौन था ये इंसान जो खूनी जोकर बनकर हत्याएं कर रहा था? वो ऐसा क्यों बना? आइए जानते हैं। जॉन वेन गेसी जूनियर का जन्म शिकागो में 17 मार्च 1942 को हुआ था। उसके पिताजी जॉन स्टैनली गेसी एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनको शराब पीने में और स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। उन्हें लगता कि बाप बेटे ने मिलकर सब काम एक साथ करने चाहिए। जॉन की माँ एक हाउसवाइफ थी और उन्हें बच्चों से काफ़ी प्यार था। उन्होंने मशहूर एक्टर जॉन वेन नाम के ऊपर से अपने लड़के का नाम भी जॉन वेन रखा था। जॉन को बचपन में सब जॉनी कह के बुलाते थे। जॉन के पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट और शराबी थे। उनके गुस्सा करने के स्वभाव के चलते जॉन अपना ज़्यादातर वक्त माँ और बहनों के साथ बिताता। पिताजी उसके साथ स्पोर्ट्स खेलना चाहते और फिशिंग ट्रिप भी प्लान करते, पर जॉन ये सब पसंद नहीं करता था। उसे पेड़ लगाना, खाना बनाना और बाकी औरतों वाले काम करना पसंद था। इस वजह से उसके पिताजी काफ़ी निराश हुआ करते और जॉन को गे कहकर बुलाते थे। उनको लगता कि जॉन लड़की बनना चाहता है और इसे लेकर वो कभी उसे उसकी हॉबी नहीं करने देते थे। पिता के इस बर्ताव को देखते उसकी माँ उसे काफ़ी अच्छे अच्छे डिशेज बनाकर खिलाया करती थी, ताकि जॉन अच्छा महसूस कर सके। और ऐसे ही जॉन का वज़न काफ़ी बढ़ता चला गया। जॉन के माँ और पिताजी अक्सर झगड़ा करते रहते थे। जब उसके पिताजी शराब पीते तब वो जॉन और उसकी बहनों को बेल्ट और ब्लेड से मारते। बच्चे काफ़ी समय तक ये सहते रहे, लेकिन एक दिन जॉन के पिताजी उसे मार रहे थे तो उसके दिमाग में कुछ बदलाव आया। उसने रोना बंद किया और उनकी तरफ देखता रह गया। ये देख उसके पिताजी और गुस्सा हुए और उसे और ताकत से मारने लगे। एक दिन खेलते वक्त जॉन अचानक बेहोश हो गया। उसे जब हॉस्पिटल में पहुंचाया गया तब पता चला कि उसे हार्ट की बीमारी है। उसके बाद एक बात तय थी कि जॉन कभी स्पोर्ट्स पे नहीं जा सकता था। उसका शरीर उसका साथ देता नहीं था। उसके पिताजी जितना भी उसे स्पोर्ट्स खिलाते वो नहीं कर पाता था। 1954 में जॉन ने स्काउट्स ज्वाइन किया था। वहाँ वो बैरी बॉशली के साथ अच्छा दोस्त बन गया। जॉन को लगा कि वो बैरी पे पूरा भरोसा कर सकता है। उसने अपनी माँ के बेडरूम से अंडरवियर चुराए थे। जब जॉन अकेला होता तो वो लड़कियों के कपड़े पहनता और शीशे में खुद को देखता। कभी कभी उसे लगता कि उसने लड़की बनके ही जन्म लेना चाहिए था। जॉन को खुद के लैंगिकता पे शक था। उसके परिवार को भी पता था कि उसके पिताजी को मरा हुआ लड़का मंजूर है, लेकिन समलैंगिक लड़का नहीं। उसके पिताजी का निर्दयी बर्ताव होते हुए भी जॉन एक अच्छा लड़का बनना चाहता था। इसलिए जॉन ने लड़कियों से मिलना शुरू किया, एक नॉर्मल ज़िंदगी बिताने के लिए। लेकिन फिर भी मोटापे के कारण उसे स्कूल में परेशान किया जाता। एक बात तय थी कि जॉन जितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो इस दुनिया के नियमों में नहीं बैठता। स्कूल से ग्रेजुएट होते ही 18 साल के जॉन को जितना हो सके उतना अपने शहर से दूर जाना था। वो स्प्रिंगफील्ड नाम के शहर में जाके रहने लगा। उसने वहाँ शू सेल्समैन की नौकरी की। कुछ काम के बाद जॉन डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए असिस्टेंट प्रेसिडेंट कैप्टन बना। वहाँ काम करने वाली मैरिलन मेयर्स से उसको काफ़ी लगाव हो गया। मैरिलन के पिताजी स्प्रिंगफील्ड पॉलिटिक्स में बहुत जाने माने व्यक्ति थे और इसके साथ साथ जॉन ने भी अपने नाम पॉलिटिक्स में बनाना शुरू किया और उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन एक पब्लिक फिगर होने की वजह से जॉन को किसी भी आदमी के साथ समलैंगिक संबंध बनाना मुश्किल था। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे वो आसानी से काबू कर सके। फिर उसने डोनाल्ड वोरिस नामक 15 वर्षीय लड़के को अपने घर बुलाया। जॉन डोनाल्ड को जानता था क्योंकि वो उसके पिताजी के साथ काम करता। वो एक सीनेटर था। डोनाल्ड जॉन को अपने बड़े भाई जैसा समझता, क्योंकि जॉन कभी डोनाल्ड को शराब पीने से मना नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड शराब में धुत होते ही जॉन ने उससे ज़बरदस्ती संबंध बनाए और उसके साथ जॉन ने उसे धमकाया। अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो वो उसे और उसके फैमिली को मार देगा। जब जॉन ने डोनाल्ड को घर छोड़ा तो जाते वक्त उसने उसे $50 दिए और चुप रहने बोला।
डोनाल्ड ने यह बात काफ़ी समय तक छुपा के रखी। फिर एक दिन 1968 में डोनाल्ड ने अपने परिवार को उस घटना के बारे में बताया और ऐसे ही जॉन वेन गेसी को अरेस्ट किया गया। लेकिन उन पे लगे आरोपों को वो झूठ बताने लगा और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग कर बैठा। उसे पता था कि वो लाई डिटेक्टर टेस्ट को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद कई नाबालिग लड़कों ने उन पर हुए रेप के बारे में बताया। फिर जॉन को दोषी साबित करते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई गई। उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दे दिया और बच्चों को भी दूर कर दिया। यहाँ जॉन वेन गेसी जूनियर की कहानी ख़त्म हो सकती थी, पर उसने अपनी मीठी मीठी बातों से सबके मन जीत लिए थे। कैदियों से लेकर गार्ड्स तक सब उसके दोस्त बन गए थे। KFC में काम करने का तजुर्बा होने के कारण उसे जेल में हेड शेफ बना दिया गया। उसके पिताजी को जिस बात का डर था वही हुआ। वो जॉन के जेल जाते ही चल बसे। जॉन को पता था कि उसके पिता अपमान के कारण मरे हैं। फिर वो ये गुस्सा जेल में जितने भी समलैंगिक लड़के हैं उन पे निकालता। दोषी साबित होने के बावजूद उसके अच्छे बर्ताव के चलते जॉन वेन गेसी को 16 महीनों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वहाँ से वो उसकी माँ के साथ रहने कुक काउंटी चला गया। वहाँ के लोग जॉन पे लगे आरोपों के बारे में नहीं जानते थे। उनको जॉन अभी भी एक अच्छा इंसान लग रहा था। जॉन के लिए वहाँ फिर से शुरुआत करना आसान था। उसको वहाँ एक कुक की छोटी जॉब भी मिली। वो ओवरटाइम काम करके पैसे सेव करने लगा। जैसे ही पैसे जमा हो गए उसने अपनी नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था PDM कॉन्ट्रैक्टर्स। जॉन ने वहाँ लोकल पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिया। हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली लड़की कैरल हॉफ से उसने मिलना शुरू किया। उसका भी डिवोर्स हुआ था जिससे उसको 2 बेटियां थीं और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जॉन बच्चों के साथ अच्छा था, उसको अच्छी जॉब थी और फिर भी महत्वाकांक्षी था। कैरल इन बातों से प्रभावित थी और उनकी बेटियां जॉन को पिता समझने लगी थीं। जॉन ने कैरल को पहले ही बता दिया था कि वो बायसेक्सुअल है, लेकिन वो जेल में था ये बात कभी नहीं बताया। कैरल को इससे कभी आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी जॉन कभी संतुष्ट नहीं था। उसको फिर से नाबालिग लड़कों के साथ संबंध बनाने की इच्छा होने लगी। एक रात जॉन वेन गेसी ग्रेहाउंड बस स्टॉप पर रुका। वहाँ उसे 16 साल की उम्र का टिम मैकॉय मिला जो क्रिसमस के कारण ट्रैवल कर रहा था। जॉन ने उसे बात करना शुरू किया और शहर घुमाने का न्योता दिया। उनके भी संबंध बन गए थे, लेकिन जॉन को खुद के समलैंगिक होने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आओ देखा न ताओ और चाकू उठाया और टिम की छाती पर बहुत वार किए। जॉन ने फिर बॉडी को बेसमेंट के क्रॉल स्पेस में दफना दिया। टिम के माता पिता ने फिर कभी उसे नहीं देखा। इस घटना के कई सालों बाद उन्हें सच्चाई का पता चला। 7 महीने बाद जॉन वेन गेसी ने कैरल से शादी कर ली और वो अपने दोनों बेटियों को लेकर जॉन के घर आ गई थी। कैरल को ज़रा भी भनक नहीं थी कि वो जिस घर में रहने आई है वहाँ कई शव दफन हैं। जॉन को खुद के समलैंगिक होने पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। चेहरे पे लिपस्टिक लगाने की जगह वो जोकर जैसा मेकअप करता। वैसे तो जोकर काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, पर जॉन अपना मेकअप काफ़ी शार्प करता था। वो खुद को पोगो द क्लाउन के नाम से बुलाने लगा और नज़दीक के हॉस्पिटल्स में जाने लगा। जब वो पोगो बनता तो वो हर चीज़ कर सकता जो जॉन मन के नहीं कर सकता था। कैरल को इस बात की चिंता होने लगी थी। जॉन पोगो बनते ही अपनी पर्सनैलिटी बदल लेता था। जॉन ने उसके साथ संबंध रखना भी बंद कर दिया था। इससे कैरल को काफ़ी दुख पहुंचा। उन्होंने 1975 में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। उसके बाद जॉन नाबालिग लड़कों का शिकार करने के लिए आज़ाद था। वो शहर में जोकर का लिबास करके घूमता। रात में अगर उसे कोई लड़का अकेला जाते दिख जाता तो वह उसे पिस्तौल दिखा के कार में बैठाता, फिर उनका रेप करता और खून करके उनको अपने बेसमेंट में दफना देता। इतने शव दफन करना काफ़ी मुश्किल काम था, तो उसने ज़मीन खोदने के लिए अपने एक कामगार की मदद ली जिसका नाम डेविड क्रैम था। जॉन ने उसे नई पाइपलाइन का बहाना दिया था। डेविड को भनक भी नहीं थी कि जॉन उससे उसी की कब्र खुदवा रहा है। क्रैम शहर में नया था और उसे नए फ्लैट की ज़रूरत थी। जॉन ने उसे इस काम के बदले एक बेडरूम देने का वादा किया। एक रात पोगो द क्लाउन घर में आया और ये देख डेविड क्रैम परेशान हो गया। जॉन काफ़ी नशे में था और उसका जोकर वाला मेकअप भी उतर रहा था। वो जॉन की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। वो एक जोकर की तरह बड़ी आवाज़ में बात कर रहा था। पोगो बोला, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा, और उसने डेविड के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। वो उसे चाबी दिखाकर चिढ़ाने लगा और पूछा, क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है या अब आ रहा है? डेविड फिर गुस्से में उसे मारने की धमकी देने लगा, लेकिन पोगो रुका नहीं और वो एक कुत्ते की तरह भौंकने लगा और वो उसे रेप करने की धमकी भी देने लगा। फिर पोगो ने डेविड को दबोचा और उसके कपड़े फाड़ने लगा, लेकिन डेविड ने जॉन को पूरा जोर लगा के लात मारी और वो फ्लोर पे गिर पड़ा। वहीं हथकड़ी की चाबी भी गिर गई। डेविड वहां से भाग तो गया, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। जॉन वेन गेसी का आखिरी शिकार बना 15 साल का रॉबर्ट पीस्ट।
जो डेस प्लेन्स फार्मेसी में काम करता था। जॉन की उस पर काफ़ी समय से नज़र थी। वो फार्मेसी में जाके मालिक से बात करने की मांग करने लगा। उसने फार्मेसी में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा और इसी बीच नाबालिग लड़कों के बारे में पूछने लगा। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है तो जॉन उन्हें $5 प्रति घंटे से पैसे देगा। रॉबर्ट को ये ऑफ़र काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा था और उसने जॉन की कंपनी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया। जब वो घर से निकल रहा था तब उसकी माँ ने उसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस पर रॉबर्ट बोला एक कॉन्ट्रैक्टर से नौकरी की बात करने, और उसके बाद रॉबर्ट कभी नहीं लौटा। अब जॉन वेन गेसी को बेसमेंट में जगह कम पड़ने लगी क्योंकि वहाँ 27 शव पहले से ही मौजूद थे। तो पोगो द क्लाउन को रॉबर्ट का शव नदी में फेंकना पड़ा। जब पुलिस को रॉबर्ट का शव मिला तो उसकी छानबीन करना आसान था और उससे बाकी कनेक्शन भी निकल आए। उन्होंने तुरंत जॉन वेन गेसी से बात की, लेकिन जॉन को यकीन था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा। उसने जांच अधिकारियों को घर पे खाने के लिए बुलाया। एक अधिकारी ने उसके घर से आ रही लाश की गंध पहचान ली और वो वारंट के साथ वापस आए। फिर उन्हें बेसमेंट में गुमशुदा नाबालिग लड़कों की लाशें मिली। तब जॉन वेन गेसी को हिरासत में लिया गया और उसके फ़ोटोज़ खींचे गए। उसकी निजी जानकारी लेते वक्त जब उसे पूछा गया कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसने जवाब दिया अराजकता में, और वो हंसने लगा। जब पुलिस को लाशें मिली तो जॉन को पता था वो अब पकड़ा गया है और उसने तुरंत मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का दावा किया। बोला कि पोगो द क्लाउन ने ये सब किया और उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन रॉबर्ट पीस्ट का खून करने का प्लान बहुत पहले से था। साइकोलॉजिकल जांच के बाद सबको पता था कि जॉन बस पागल होने की एक्टिंग कर रहा है और उसने सब होशो हवास में किया है। स्थानीय गवर्नमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन होने की वजह से जॉन के पास अच्छे वकीलों की टीम थी। जॉन ने उसकी टीम को बधाइयाँ दी जब उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, जैसे कि वो यही चाहता था। जेल में उसने जोकर की पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। उसकी कई पेंटिंग्स तो बिकी भी थी। हर इंटरव्यू में जॉन खुद को निर्दोष बताता और किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता। उसने खुद की बुक लिखने का भी प्रयास किया। वो दावा करता कि उसे फंसाया जा रहा है उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने के लिए। 10 मई 1994 जिस दिन उसको सज़ा मिलने वाली थी, लोग जेल के सामने आंदोलन कर रहे थे कि जॉन को जल्दी मारो। जब डिक्लेयर किया गया कि उसको घातक इंजेक्शन से मारा गया, सब लोग खुश हुए। एक्सपर्ट्स अभी तक समझ नहीं पाए कि जॉन वेन गेसी के साथ आखिर हुआ क्या था। उसको बहुत नाम दिए गए, लेकिन एक बात निश्चित थी कि अगर जॉन वेन गेसी को पूरी ज़िंदगी अपमान न सहना पड़ता तो शायद ये खून कभी होते ही नहीं। जल्द ही मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।